तुर्बन अहमद ने सबसे पहले अपने तेज रफ्तार और जहांदीदा मुखबिरों को सनवरी पर निगाह रखने के लिए अपने आगे रवाना किया। जबकि एक मुनासिब जगह जाकर इसने अलया सबा सोयरा जबकि फजाओं के अंदर तारीकी फैली हुई थी क़ियाम कर लिया था। सारा दिन इसने वहीं क़ियाम किए रखा, हत्ता कि इशा की नमाज के बाद वो शहर यानी अपने आगे रवाना किए थे। इनमें से कुछ लौटे मंगोलों के महल वकू की बुलंदी। इस पर रात की तारीकी में मंसूर अहमद ने बड़ी तेजी और बर्फ रफ्तारी के बानों शुरू किया और अपनी मुखबिरों की रहनुमाई में एक मुनासिब जगह जाकर इसने अपने के साथ घात लगा ली थी। वहीं मंसूर बन अहमद की खिदमत में इसके कुछ दूसरे मुखैर पेश हुए। लश्करी सभा का खाना खा रहे थे। आने वाले इन मुखबिरों को मंसूर बन अहमद ने अपने का खाना खिलाया। जब वो खाना खा चुके तब इन्हें मुखातब करके कहने लगा, अब कहो हलाकू के लश्कर के अंदर क्या हलचल है। इस पर एक मुखबिर बोला और कहने लगा, अमीर, हलाकू का लाइहा अमल और इसकी मंसूबा बंदी ये है कि पहले जजीरा फिर बारीक इसके बाद दयार रबिया पर कब्जा किया जाए। इस वक्त इसका लश्कर जजीरा से तो काला पर है और जो इत्तलाआत हमने मंगोलों के मुताल्लिक इकट्ठी की हैं वो कुछ इस तरह आज सबा मंगोलों का एक लश्कर जजीरा के नवाही इलाकों की तरफ जाएगा। पहले इन धड़ पहल व गारत करमी करेगा, मुसलमानों के अंदर खौफ व हरास फैलाएगा, फिर बस्तियों की बस्तियां लूटते हुए वो अपने लिए रसद और ज़रूरियत का दूसरा सामान हासिल करने की कोशिश करेगा। दरअसल हिलाको चाहता है कि पहले कम अज़ कम इसके लश्कर के लिए इसके पास 6 माह की रसद मौजूद हो। फिर अगर जजीरा, दयार बकर और दयार रबिया पर कब्जा करने में जंगतूल भी पकड़ जाती है तो इसे कुछ परवाह नहीं होगी। इस बना पर वो एक खासा बड़ा लश्कर तरतीब दे चुका है जो पहले जजीरा और गर्दबनवा की आबादियों के अंदर जरगताज और एल्गार करेगा और मुसलमानों का कत्ल-आम करने के साथ साथ अपने लिए ज़रूरियत का सामान भी हासिल करेगा। आने वाला मुखबिर जब खामोश हुआ तब खुशी का इजहार करते हुए मंसूर बन अहमद बोला और कहने लगा, बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। हम खुद भी इस वक्त जजीरा की सरजमीनों में क़ियाम किए हुए हैं। हमने ये भी अच्छा किया कि हम इस वक्त घात में हैं। अब तुम अपने साथियों के साथ फिर निकलो। यूं ही कहीं मंगोलों का लश्कर नमूदार होता है, खुद या अपने साथियों के जरिए इत्तला करो और इनके लश्कर तक हमारी रहनुमाई भी करना। फिर देखना मैं इनका क्या हिशर करता हूँ। इसके साथ ही वो गुफ्तगू करने वाला नखबर अपने साथियों के साथ वहां से आठ के चला गया था। इसके जाने के बाद मंसूर बन अहमद, हुसाम अल-दीन और शरफ अल-दीन करदी थोड़ी देर तक खामोश बैठे रहे। शायद मंसूर बन अहमद किसी मंसूबा बंदी के मुताल्लिक सोच रहा था, जबकि हुसाम अल-दीन और शरफ अल-दीन करदी बड़े गौर से इसकी तरफ देखे जा रहे थे। कुछ छोटे सालार जो इस वक्त इनके इर्द गिर्द बैठे थे इनकी भी यही कैफियत थी। यहाँ तक कि मंसूर बन अहमद ने अपनी गर्दन सीधी की और बारी बारी एक फायर निगाह हुसाम अल-दीन, शरफ अल-दीन करदी और दूसरे सालारों पर डाली। इसके बाद इन्हें मुखातब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, अगर हलाकू, जजीरा, दयार बकर और दरिया पर हमला में कामयाब हो जाता है तो फिर हमारे लिए ये बाइस शर्म और डूब मरजाम मकाम है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि हिलाकोलू इन तीनों इलाकों पर कब्जा ना करने दूं बल्कि इन्हीं इलाकों के अंदर इसे ऐसी मार मारी जाए कि वो यहाँ साथ आने पर मजबूर हो जाए। यहाँ तक कहने के बाद दम लेने के लिए मंसूर बन अहमद रुका। फिर इसने हुसाम अल-दी और शरफ अल-दीन को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया, हुसाम अल-दीन और शरफ अल-दीन मेरे दोनों भाइयों, मुझे उम्मीद है कि बहुत बला हमारे मुखबिर हलाकू के इस लश्कर की निशानदही करेंगे जिसने हलाकू खान के हुक्म के मानी मुसलमानों के इलाकों में लूट मार की कार्रवाइयों की इब्तिदा करनी है। मेरे भाइयों, लश्कर को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा हुसाम अल-दीन के पास और तीसरा शरफ अल-दीन की कमांदारी में रहेगा। इस तरह छोटे सालारों को भी आपस में तकसीम कर लिया जाएगा। मंगोलों का जो शकर मुसलमानों के इलाकों के अंदर लूट मार और तबाही का खेल खेलने के लिए आएगा, सबसे पहले शरफ अल-दीन। इस पर तुम एक पहलू से हमला आवर होता, दूसरे पहलू से हुसाम अल-दीन इन ज़र्ब लगाएगा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं इस सिमत से इन पर हमला आवर हूँ जहाँ से इन्होंने भागकर हलाकू की तरफ जाता है। देखो, अगर हम इस लश्कर को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं तो वो लश्कर है इलाकों के अंदर दूर दूर तक नहीं जाएगा बल्कि वापस मरने की कोशिश करेगा और जाने बचाकर हलाकू की तरफ जाना पसंद करेगा। और जिस सिमत से होकर हलाकू जान की तरफ जाना होगा इस सिमत में रहूँगा। फिर इन्हें मैं बताऊँगा कि वो कैसे हारी गर्दन से भाग सकते हैं।
अगर वो बगदाद में मियाँ फारकिन और अलबीरा जैसे शहरों के अंदर गारत गिरी, तबाही और बर्बादी का खेल खेल सकते हैं, अगर वो इंसानियत काली अज़रू उतारत दरिंदगी इख्तियार करके ऐसा करते हैं, तो हम इनके बातिन से दरिंदगी की ख्वाहिशें भी हुआ कर फेंक सकते हैं। मेरे भाइयों, आओ लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल दें। हो सकता है देर तक हमारे मुखबिर भी लूट के आए और मनगुतों के लश्कर से मुताल्लिक भी नहीं किया। हुसाम अल-दीन, शरफ अल-दीन कर्दी और बाकी सालारों ने इससे इत्तिफाक किया था। लिहाजा मंसूर बन अहमद जब उठा तो वो सारे आटकर इसके साथ हो ले। इसके बे इन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और अब वो बिल्कुल मसीर होकर अपने मुखबिरों का इंतज़ार करने लगे थे। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि वही मुखबिर अपने साथियों के साथ आया जो इससे पहले मंसूर बन अहमद के साथ खाना खाकर और अहम खबरें देकर गया था। वो जब मंसूर बन अहमद के खेल खेलने के लिए पेशकदमी करेगा। ये इत्तला सुनकर मंसूर बन अहमद की खुशी की कोई इंतहा न थी। इसने वक्त ज़ाया नहीं किया और अपने अंकुर को कोच का हुक्म दिया। चुनाचे जो खबर आए इसकी रहनुमाई में मंसूर बन अहमद बाको खान के इस लश्कर की तरफ बड़ी तेजी और बर्फ-रफ्तारी के साथ बढ़ने लगा था। मंसूर बन अजर के मुखबिर से मंगोलों के लश्कर के करीब ले गए। मंसूर बन अहमद फौरन इस सिमत हो लिया जिस सिमत से मंगोलों ने वहां हलाको खान की तरफ जाता था। सकूलों ने जब देखा कि पश्त पर एक छोटा साटकर नमूदार हुआ है और वो हमला करने के दर पे है तो वो रुक गए। शायद वो पेशकदमी रोककर पहले मंसूर बन अहमद के लश्कर से खना चाहते थे। उतनी देर तक मंसूर बन अहमद ने अपने लश्कर को गर्मा के मौसम में सूरज के अलमी भड़कती सयाल आतिश मस्ती पर आई बेकल लहरों नमूद के लिए बे की तहरीक अनती गिरती लहरों के तमुज की तरह आगे बढ़ा। फिर वो मंगोलों के इस शेर पर खज़मी सरगर्दम है जो कासी चिंगारियों बेकरन रेगजारों में नफस को बेकल करती कड़े सोब की ऋतु तुनद हिकारत के सुनाटों को तोड़ते अंदेशों के अहल तौकान अरार सामने आया तो मुखातब करके कहने लगा, अमीर, मनगरियों का एक लश्कर यहाँ से 10 मील के फासिला पर है। इस वक्त वो दरिया के किनारे है। थोड़ी देर तक वो मुसलमानों के इलाकों में तबाही और बर्बादी का खोलती भैया तक आंधियों की तरह हमला आवर हो गया था। मंगोलों ने मंसूर बन अहमद के इस हमले को कोई अहमियत ना दी, इसलिए कि वो देखने वाला लश्कर इनके मुकाबले में छोटा और अनसर था। लिहाजा वो ये गाना बैठे थे कि बहुत जल्द इस लश्कर को अपने ज़म में वो धो नचुड़ कर रख देंगे। अभी वो इन्हीं सोचों में थे कि अचानक एक तरफ से हुसाम अल-दीन जो कनार बने हिस्से के शक्कर के साथ नमूदार हुआ। वो मंगोलों के लश्कर के एक पहलू पर जसद के फैलत तक को बदल देने वाली भड़कती इंतकाम की आग जहन की सोचों से अटटे मुझे हार कर धारण आंखों के आमनों में उतरते करब भरे ख्वाबों और क़यामत ख़ेज़ बना रहा की तरह हमला आवर हो गया था। हुसाम अल-दीन के साथ ही साथ मंगोलों के लश्कर की दूसरी सिमत से शरफ अलदार कर्दी आसमान से उतरकर बिज़म हस्ती पर हम बर्फ के कोंदों की तरह नज़ुल करते अपने सुलगते आज़ाबों होश व हौस को गुमराह करती दर्द की वारदातों फना कर देने वाले उतारा रग रग में तलातिम बर्पा करते ना आसूदगी के गर्म मौसम की तरह हमला आवर हो गया था। मंगोलों ने जब देखा कि इन पर 3 अतराफ से हमले हो गए हैं, तब अनहार ने भी अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। इतनी देर तक मंसूर बन अहमद हुसामिला किया शरफ अल-दीन कर्दी ने इनके लश्कर के एक बड़े हिस्से को काट कर रख दिया था। मंगोलों ने अपने आप को कुछ संभाला, फिर वो दशत से अटटे करब के तवील सिलसिलों बारानी के लम्हों सांसों में सलगाहट भरते गिर जते अबर में गम की तुगयानियों मौत की भैया की सदाओं कड़कती बर्फ और तस्सुब की दहकती आग की तरह हमला आवर हो गए थे। वीरान खले मैदानों के अंदर वहशी तरनग नज़रों के पीछ वताब आतिशी लारे नजर रास्तों सुनसान मंजिलों अहम नसीबी की शोरीदा कारी और नफरतों की उदास रतों से रंग दिखाना शुरू कर दिया था। रिज़मगाह के अंदर शरनीज आंधिया खस व खाशाक को अराता तूफान पास के बिछाते भनवर खौफनाक बेरूह कूती पाबंद सलासिल कर देने वाली अदालतों की इलाही से अटी थीं। थोड़ी देर तक जजीरा की ज़मीनों में हौलनाक रन पड़ा। मंगोल शुरू शरदिया हावी होने की कोशिश करते रहे, लेकिन मंसूर बन अहमद हुसाम अल-दीन और शरफ अलम जब इनके लश्कर का खूब कत्ल आम और मंसूर बन अहमद के लश्करियों ने मंगोलों पर वारिद होकर इनकी तादाद काफ़ी कम कर दी। यकीन मंगोलों की हालत वहशत भरे ख्वाबों सिया नीतों के अकस शब गजीदा तमन बेतौकीर जज्बों खूनी रतों की एलगार आफतों भरी फ़ज़ाओं और मलीही शाम के आसिब की सी होना शुरू हो गई थी।
यहाँ तक कि मंसूर बिन अहमद ने अपने लश्करियों को ललकारते हुए तकब्बीरें बुलंद की, जिसके जवाब में इसके लश्करी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक अंदाज में मंगोलों पर फरमें लगाने लगे और जिसके नतीजे में मंगोलों को बदतरीन शिकस्त हुई और इन्होंने एक तरफ भागना चाहा, लेकिन हुसाम अल-दीन, शरफ अल-दीन और मंसूर बिन अहमद ने एक तरह इनका घेराव कर रखा था, लिहाजा कोई इक्का दुक्का ही भाग सका था, बाकी को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। बलाको के इस लश्कर की कमांदारी इसके 2 सालार तवरान सलावस और तौबान सोनजाक कर रहे थे और मंगोलों ने शिकस्त खाने के बाद जब मंसूर बिन अहमद के एक तरफ से होकर भागने की कोशिश की तो मंसूर बिन अहमद ने इनका ताक़ब किया और भागने वालों का ने खातिमा कर दिया और हलाकू खान के दोनों बड़े सालारों तवरान सलावस और तौबान संजाक को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोलों के घोड़ों को एक तरफ कर दिया गया था और इन्हें एक दूसरे से बांध दिया गया था ताकि वो भागने ना पाएं। इसके बाद मंसूर बिन अहमद ने गिरफ्तार होने वाले वानू मंगोल सालारों को पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर इसके छोटे लश्करी हरकत में आए और हलाकू के दोनों सालाबों तवरान सलावस और तौबान सोनजाक को इसके सामने पेश कर दिया गया। इस वक्त मंसूर बिन अहमद, हुसाम अल-दीन और शरफ अल-दीन कर दिए एक बुलंद बल्के पर बैठे हुए थे। जब दोनों मंगोलों को लाकर मंसूर बिन अहमद के सामने खड़ा किया गया, तब एक मंगोल सालार जिसका नाम तौरान सलावस था, बोला और मंसूर बिन अहमद को मुखातब करके कहने लगा, मेरा नाम तवरान सलावस है और मेरे साथी सालार का नाम तौबान सोनजाक है। हम खान के ऐसे सालार हैं जिन पर वो हमेशा फख्र करता रहा है। हमने 2 की वहमात को लेकर हम पर 3 अतराफ से हमला किया, जिसके नतीजा में हमारे लश्कर का खातिमा हवाना दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं कि हमें रहा करो कि नुकसान पहुंचाओगे तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मंगोल और मंगोलों का कहलने को खान तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तवरान सलावस के इन अल्फाज पर मंसूर बिन अहमद ताओ कहा गया था। बैठे बैठे इसे जाबिर करके कहने लगा, तुम्हारे हलाकू खान की ऐसी तैसी किया तुम दोनों इस वक्त हलाकू खान के लश्कर पर शामिल थे, जिस वक्त हलाकू ने बगदाद को तियाही का निशाना बनाया। इस पर तवरान सलावस की छाती तन गई, कहने लगा, हम दोनों इस वक्त मौजूद थे। अब बगदाद शहर के अंदर किसी की जा रहा जसारत नहीं कि हमारे फाकान हलाकू खान के सामने सर उठाए या इसकी शान के खिलाफ कोई अल्फाज कहे। तवरान सलावस के इन अल्फाज पर मंसूर बिन अहमद मजीद ताओ खा गया था। जख्मी तेब था, तीना तरह अपनी जगह पर से उठा। एक भरपूर तमांचा इसने तवरान सलावस के मीना पर बारीक, ऐसा ही तमांचा दूसरे समालार के मीना पर भी दे मारा था। फिर कहने लगा, तुम कहते हो कि किसी को जुरत और जसारत ना हुई कि बगदाद में हलाकू खान के कार कोई बोलता। मैं कहता हूँ तुम्हारा हलाकू खान एक वहशी दरिंदा और बेइज्जत इंसान है। तमांचा खाने के बाद तौरान सलावस और तौबान सोनजाक दोनों के छुरे होना गए थे। ताहम इस बार तौरान मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम अपना नाम तो कहो ताकि हलाकू के पास तुम्हारा नाम पहुंचा कि फलन शख्स ने हमें गवार के इस तरह तमांचे मारे। हल्का सा कसम मंसूर बिन अहमद के चेहरे पर नमूदार हुआ और कहने लगा, भी तो तुम्हें तमांचे पड़े हैं। जहाँ तक नाम का ताल्लुक है, मेरा इमाम मलाई रहमत है। कर तवरान सलावस और तौबान सोनजाक दोनों चौंक उठे थे। कुछ कहना चाहते थे कि मंसूर बिन अहमद की आवाज़ फिर इनकी समात से टकराई। ने तुम्हें कहा था कि अभी सिर्फ तमांचे पड़े हैं, अभी तो तुम्हें बहुत बड़ी और कड़ी सज़ा से गुजरता है। इन अल्फाज के जवाब में तौबान सोनजाक बोला और कहने लगा, देख मंसूर बिन अहमद, अपनी मौत और अपनी तबाही को आवाज़ ना दे। जिस वक्त हिलाको के पास ये खबर पहुंचेगी कि इसके सालारों में से तौरान सलावस और तौबान सोनजाक को मुसलमानों के सालार मंसूर बिन अहमद ने हलाक कर दिया है, तो याद रखना, जहाँ कहीं भी तुम हो कि खुद हलाकू या कोई मंगोल वहाँ पहुंचेगा और तुम्हारी जिंदगी का खातिमा करके रहेगा। इस मौका पर एक झटके के साथ मंसूर बिन अहमद ने अपनी तलवार बेनैम की और फिर हिलाको खान के इन दोनों सालारों को मुखातब करके कहने लगा, मैं तुम दोनों को अपने हाथ से कत्ल करूंगा। देखूंगा तुम्हारा हलाकू खान कौन सा तूफान मेरे खिलाफ खड़ा करता है। इसके साथ ही मंसूर बिन अहमद ने अपनी तलवार बुलंद की और बारी बारी इसने तवरान सलावस और तौबान सोनजाक की गर्दन काट कर रख दी थी। इसके बाद मंसूर बिन अहमद ने हुसाम अल-दीन और शरफ अल-दीन करदी को अपने करीब बुलाया। जब वो दोनों इसके नज़दीक हुए तब इन्हें मुखातब करते हुए मंसूर बिन अहमद कहने लगा, मेरे दोनों भाइयों, सबसे बड़ी बात बल्कि खुशी की बात यह कि हलाकू खान के एक लश्कर की हमने बदतरीन शिकस्त दी है, बल्कि इस लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट आना दिया है।
लश्कर के दोनों सालार भी मारा जा चुका है। मेरे ख्याल में चंद एक मंगोल किसी ना किसी तरह अपनी जानें बचाकर वापस भागे होंगे। अब ये मंगोल वापस याको के पास जाएंगे और तबाही की दास्तान जो इन पर गुजरी है वो जाकर हलाकू से बयान करेंगे। चूंकि हलाकू ने अपने इस लश्कर को जजीरा के इन इलाकों में तरक्ताज करने और मुसलमानों को लूटकर अपने लिए सामान रसद हासिल करने के लिए रवाना किया था, इसका मतलब है हलाकू खान अपने बकाया लश्कर के साथ नहीं नज़्ब होगा। इस बना बराबर से हमारे खिलाफ हरकत में आने में ताखिर से काम नहीं लेगा। चूंकि जंग के सिलसिले को जारी रखने के लिए मेरे ख्याल के मुताबिक इसे रसद की ज़रूरत है, लिहाजा वो फिर एक लश्कर मुसलमानों के इलाकों में लूट मार करने के लिए रवाना करेगा, फिर दूसरा लश्कर हम पर निगाह रखने के लिए रवाना करेगा। इस तरह मेरा है अंदाज़ा है कि इस बार हलाकू खान 2 लश्करों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। बलाक के पास लश्कर की कमी नहीं है। इसका लश्कर लाखों अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा आर्मीनिया और गिर्जिस्तान के बड़े बड़े लश्कर भी इसके साथ शामिल हैं। और फिर इससे भी है बढ़कर यूरोप और एशिया के मगरबी किनारों की ईसाई रियासतें भी हलाकू खान को जाफदर जूनी जनगजू और रजाकार मुहैया कर रही हैं। इसलिए कि हलाकू खान की बीवी दोकूजा ईसाई है, लिहाजा इसे और एशिया के मगरबी किनारों यानी बहीरा रूम के साहिल के साथ साथ नसरानियों की रियासतें कायम हो गई हैं। वो भी चाहेंगी कि हलाकू खान ईसाईयत कबूल करे और एक ईसाई हुक्मरान की हैसियत से वो मुसलमानों पर हमला आवर होकर इन्हें नहीं करता है रहे और इनकी ताकत कमज़ोर कर दे और इनके अंदर ज़ौफ़ पैदा कर दे ताकि आने वाले दौर में वो मुसलमानों पर हावी हो सकें। इससे पहले मुसलमानों के हाथों होने फ्रांसीसियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूरोप को इसका भी बड़ा गुस्सा और गज़ब है और वो मुसलमानों से हर सूरत में इंतकाम लेने पर तुले हुए हैं। उगल मौका पर मैंने एक कदम उठाने का फैसला किया है और मेरा ख्याल है कि तुम दोनों मुझे अहल यूरोप इत्तिफाक करोगे। अब तक मैं मंगोलों को समझ चुका हूँ। वो ज़िद्दी, टले और इंतकाम लेने के बड़े पाबंद हैं। हमने चूंकि हलाकू के लश्कर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा हलाकोई इंतकाम ज़रूर लेगा। इस बना पर मैं लश्कर को बिल्कुल थोड़ी देर तक यहाँ सताने का फराहम करूँगा। इसके बाद एहतियात के तौर पर हम अपने लश्कर को लेकर तेजी और आनी रफ्तारी के साथ जुनूब की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा हमने इसलिए करता है कि हाकी और इसके सरकर्दा मंगोल सालारों को ये तासुर देता है कि मंगोलों के लश्कर को काटकर हम जुनूब तरफ चले गए हैं, लिहाजा मंगोल यही सोचेंगे कि शायद हमारा रुख मसर की सरजमीनों की तरफ है। लेकिन चंद मैल जुनूब की तरफ जाने के बाद हम अपने सा मुखबिरों को अपने वनों तरफ फैला देंगे और चारों समतों में जहाँ कहीं भी इन्हीं कोई मंगोल या मुशवाओं का मिंबर नजर आए इसे वो काटते चले जाएंगे। इसके बाद हम बड़ी तेजी से मगरिब का रुख करेंगे। मगरिब की तरफ जाने के बाद फिर शुमाल की तरफ आएंगे और जजीरा की सरजमीनों में आकर मुनासिब जगह घात लगा लेंगे। हमारे ऐसा करने से काबा कौखान एक लाइहा अमल का इजहार करेगा। वो ये कि 2 शक्कर तरतीब देगा। एक लश्कर पहले की यह जगह मुसलमानों के खिलाफ हरकत में लाएगा और अपने लिए रसद और ज़रूरियत का दूसरा नून बाबान मुसलमानों की बस्तियों से हासिल करने की कोशिश करेगा और दूसरा अलशकर बरी तेजी अलिफ और बर्क रफ्तारी से जुनूब की तरफ बढ़ेगा ताकि वो हमारा ताक़ब करे और किसी मुनासिब मौका पर आकर हमारे खिलाफ जंग की तरह डाले, हमारा खात्मा करने की कोशिश करे। लेकिन इस वक्त तक हम भी एक चक्कर काटकर फिर जजीरा की सरजमीनों में दाखिल किया होकर मुनासिब जगह घात लगा चुके होंगे। हमने दोबारा हलाकू खान के उसी लश्कर को हदफ ने पाता है जो मुसलमान बस्तियों पर हमला आवर होने के लिए आएगा। इसलिए कि हलाकू खान अपनी फितरत के मुताबिक काम करेगा। चूंकि इन सरजमीनों में इसके एक लश्कर का खात्मा किया अलिफ गया है, लिहाजा इन इलाकों को लूट कर इन्हें बर्बाद करके वो हर सूरत में इन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर करेगा। हुसाम अल-दीन और शरफ अल-दीन करदी दोनों ने बड़ी खुशी से और मुस्कुराते हुए मंसूर बन अहमद की इस मंसूबा बंदी से इत्तिफाक किया था, लिहाजा थोड़ी देर बाद लश्कर को कूच का हुक्म अलिफ गया और शक्कर बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ जुनूब की तरफ बढ़ता चला गया था। साथ पड़ाव किए हुए और इसका लश्कर मेलों में फैला हुआ था। जहाँ तक निगाह काम करती थी फ़ैमा नसब थे। जिस वक्त वो अपने बड़े सालारों में से क़त बोगा, महरताक, तौरन अलमकान, अकमल, आचार, बाईद व और दरबाई के साथ अपने ख़ैमा में बैठा अपनी अगली मुहिमों से मुताल्लिक़ मुनफूर रहा था, इसका चौबदार ख़ैमा के दरवाज़े पर नमूदार हुआ और चंद शिकस्त खुर्द व लश्करियों के लूटने की इत्तिला दी। ये खबर सुनकर हलाकू खान चौंका था और इसके सारे सालार भी चौंक से पड़े नहीं। फिर हलाकू खान ने आने वालों को अंदर बुलाया।
इस पर जो मंगूल बुरी तरह जख्मी थे और कब्र के लिबास खून आलूद थे, इन्हें हलाकू खान के चौबदार ने हलाकू खान के सामने पेश किया। हलाकू खान कुछ देर तक बड़े गौर से इन्हें देखता रहा। इसके चेहरे पर थने का आसार थे, पेशानी पर बल पड़ चुके थे। फिर वो बोला और आने वाले इन दोनों भी मुश्किल में मुखातब करके कहने लगा, तुम कहाँ से आए हो, जरा तफसील के साथ बयान करो। जवाब मंगूल बोला और कहने लगा, खाकान, हमारा ताल्लुक इस लश्कर से है जिसकी कमांडारी तवरान सलावज और रन सोनजाक कर रहे थे और जिसे आपने मुसलमानों के इलाकों में तरक्ताज और या नार करे अपने रसद और ज़रूरियत का दूसरा सामान हासिल करने के लिए रवाना किया था। फिर किया हुआ, हलाकू खान ने कहर भरे अंदाज में पूछ लिया था। में वही मंगूल बोला और कहने लगा, खाकान, हमारा लश्कर जब इन इलाकों में पहुंचा तो अचानक मुसलमानों का एक लश्कर नमूदार हुआ। वो एक छोटा सा लश्कर था। हमारी पशत पर नमूदार हुआ, वो हमसे टकराया और हमें उम्मीद थी कि इसे हम लम्हों के अंदर ज़ेर करके इसका खात्मा कर देंगे कि बारी बारी दो और शकर नमूदार हुए जो हमारे दाएं बाएं पहलू पर हमला आवर हुए। इस तरह हमला आवरों ने एक तरह से नहीं घेर लिया और चारों समतों में इन्होंने जोरदार हमला शुरू कर दिए। वो एक तरह से हमारा घेराव कर चुके थे। कुछ देर तक घमसान का रन पड़ा। इस दौरान हमारे लश्कर का खासा नुकसान हुआ, लिहाजा हमारे दोनों सालारों ने शिकस्त कबूल की और भाग खड़े हुए। दुश्मनों ने हमारा ताक़ब किया और इस ताक़ब के दौरान हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। दोनों सालारों तवरान सलावज और तोबान सोनजाक को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में हमें पता चला कि इन दोनों को कत्ल कर दिया गया है। इस तरह हम दोनों के अलावा और लश्करी भी हैं जो अपनी जानें बचाकर यहाँ आने में कामयाब हुए हैं। इस मौका पर बड़े तज्जुब और फ़क्रमंदी में हलाकू खान के मीना से निकल गया तो किया तो रान सलावज और तो बान सोनजाक को कत्ल कर दिया गया है। यहाँ तक कहने के बाद हलाकू थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। दोबारा आने वाले दोनों को मुखातब करके कहने लगा, क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों का वो लश्कर कदर से आया और किसका था? इस मौका पर तलख सी आवाज़ में वो जख्मी मंगूल कहने लगा, खाकान, इस लश्कर की कमांडारी मुसलमानों का वही सालार कर रहा था जो कभी बगदाद के अरीम का ताइब सालार हुआ करता था और जिसका नाम मंसूर बन अहमद है। वो अचानक कहीं से नमूदार हुआ। मेरे ख्याल में वो आसपास करीब ही घात लगाए बैठा था। यूं कर दिया ये मारा शकर वहाँ पहुंचा, वो हमला आवर हो गया और लम्हों के अंदर हमारे लश्कर का इसने खातिमा। ये गुफ्तगू अभी जारी थी कि एक बार फिर हलाकू खान का चौबदार खैमा के दरवाजे पर आया। कहा और अपने इस पर हलाकू खान ने दोनों जख्मी मंगोलों को जाकर आराम करने के चौबदार को हुक्म दिया कि मुखबिरों को पेश किया जाए। इस पर 3 मुखबिर खैमा में दाखिल हुए और हाथी खान के सामने जा खड़े हुए। हलाकू खान ने देर तक सर से लेकर पाँव तक इनका जायजा लिया, फिर कहने लगा, कहो तुम क्या खबर लेकर आए हो? इस पर इन तीनों मुखबिरों में से एक बोला और हलाकू खान को मुखातब करके कहने लगा, खाकान, हम एक नहीं कई खबरें लेकर आए हैं। इन अल्फाज पर हलाकू खान ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया, हत्ता कि वो मुखबिर बोला और हलाकू खान को मुखातब करके कहने लगा, खाकान, हमारे कुछ मुखबिर भी आए हैं और आपकी खिदमत में कुछ अहम खबरें पेश करना चाहते हैं। लगा, खाकान, पहली खबर यह है कि जिस वक्त हम मियां फारकीन के नवा में अपना पड़ाव किए हुए थे, मुसलमान हम पर हमला आवर हुए थे, हमारे पड़ाव को आग लगाई थी। वहीं से कुछ मुसलमान लश्करी जिनका ताल्लुक फरातातार कबाइल से है, वो वहां से कैथरान और सैम को उठाकर ले गए थे। जो खबरें हम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, इनके मुताबिक फरातातार कबाइल के इन लश्करीन ने कैथरान और सैमर को वहां से इसलिए उठाया था कि वो दोनों खूबसूरत थीं, एला शख्सियत की मालिक थीं, कद काठ की भी खूब थीं। इनका इरादा था कि वो इन्हें उठाकर अपने साथ ले जाएंगे और अपने अमीर और सालारा इन दोनों की शादी करेंगे। कैथरान और सैमर को उठाए जाने में इनके सरदार अदर इनके अमीर की मर्जी और रजामंदी शामिल नहीं थी। इस मौका पर मुखबिर को कहते कहते रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हैरत ज़दा अंदाज में हलाकू ने पूछ लिया, कोहिस्तान कबचाक में इनका सरदार और अमीर कौन है? इस पर मुखबिर बोला और कहने लगा, तचाक में इनका अमीर और सालार मंसूर बन अहमद है। ये वही है जो कभी बगदाद के शकरीन का सालार अला हुआ करता था। उसी मंसूर बन अहमद के लिए वो शिकरी कैथरान और हैमर को उठाकर ले गए थे। मंसूर बन अहमद को खबर नहीं थी कि इन दोनों लड़कियों को उठाकर वहां पहुंचाया गया है।
फिर इनके लिए एक मुबल्लिग मुकर्रर किया गया जो इन्हें इस्लाम की तबलीग करता रहा, जिसके नतीजा में कैथरान और सैमर दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हलाको खान के खैमा में इस वक्त चूंकि आर्मीनिया के बादशाह हैशुन का बेटा खतलान भी बैठा हुआ था, लिहाजा वो भी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुन रहा था। इस मौका पर वहाँ गिरजी सालार भी बैठे हुए थे। आखिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए वो मुखबिर फिर कहने लगा, खाकान, वहाँ क़ियाम के दौरान कैथरान और सैमर दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और दोनों ही अपनी मर्जी और रजामंदी से मुसलमानों के सालार और अमीर मंसूर बन अहमद की तरफ माइल हो गई थीं और इससे महबत करने लगी थीं। फिर ऐसा हुआ कि आर्मीनिया का बादशाह मैशून फरातातार के इन इलाकों पर हमला आवर हुआ, लेकिन इसकी बदकिस्मती इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मौका पर जो हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ वो ये कि कैथरान और सैमर दोनों ने भी हैशून के खिलाफ फरातातार कबाइल का साथ दिया। इस जंग के दौरान सैमर बुरी तरह जख्मी हुई थी, चुनाचे वो इन जख्मों की ताब ना ला सकी और मर गई। जहाँ तक कैथरान का ताल्लुक है, इसने वहीं क़ियाम कर रखा है। वो फरातातार कबाइल के अमीर मंसूर बन अहमद को पसंद करती है और इससे शादी की ख्वाहिशमंद है। नजबर यहाँ तक कहने के बाद जब खामोश हुआ, तब गौर से इसकी तरफ देखते हुए हिलाको ने पूछ लिया, पहले ये बताओ कि ये खबर तुमने कहाँ से हासिल की। इस पर वही मुखबिर बोला और कहने लगा, हमारे मुझे मुसलमानों का एक लश्करी चढ़ गया था, इसे कत्ल करने से पहले हमने इससे सारी मालूमात हासिल की थीं। हलाको खान ने इस पर खुशी और तमानियत का इजहार किया। फिर इस मुखबिर को मुखातब करके कहना